अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग जो हैं वो कर रहे थे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हमने जो किया है वो हमने किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड वन विद नॉन स्टेबल पोटेंशियल एंड यूज टू डिटरमिन पोटेंशियल ऑफ अदर सेल। जिससे किसी अदर दूसरे हाफ सेल की पोटेंशियल फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और उसकी अपनी पोटेंशियल जो है वो स्टेबल हो, ये ना हो कि वो चेंज होती रहे बार बार। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कहा था, उसकी पोटेंशियल जीरो होती है। हम कुछ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी करेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? वन विद नॉन स्टेबल पोटेंशियल, जिसकी पोटेंशियल स्टेबल हो टेम्परेचर और टाइम के हिसाब से। और दूसरा, वो किसी दूसरे हाफ सेल की पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद मैं आप लोगों को ये तो पहले पढ़ा चुका हूँ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो भी हम यूज़ करते हैं रेफरेंस के तौर पे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मैंने आप लोगों को सिखाया था, जिसकी मदद से हम कापर के इलेक्ट्रोड की, जिंक के इलेक्ट्रोड की हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं पोटेंशियल। और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि इसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है, तो इसको रूटीन लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फिर सिलेंडर जो है वो साथ कैरी करना पड़ेगा कहीं भी अगर हम जाएं तो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिफिकल्ट टू सेट अप ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैसेस हाइड्रोजन। उसके बाद कुछ और क्या, और भी कुछ चीज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ हो सकती है जी, और बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ हो सकते हैं। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि एनी मेटल इन इट्स आइन, आप लोगों को पता है, मैं जब कहता हूँ जिंक जो है उसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, तो जिंक मेटल को जिंक आइन में डिप करें। कापर का इलेक्ट्रोड क्या होगा? कापर मेटल को कापर आइन में डिप करें। तो ये भी हमने इलेक्ट्रोड जो है वो देखे हैं, किसी भी मेटल को उसके अपने आइन के अंदर डिप करें। तो क्या इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? वो कहते हैं जी कि ये जो है इनको किया जा सकता है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कुछ मेटल जो हैं जो कि बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है, अगर हम इनको इनके आयन में डिप करके रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें, तो ये तो सोडियम और पोटाशियम मेटल, तो ये तो केमिकल अटैक इन पे हो जाएगा। आपको पता है वाटर के साथ इनका रिएक्शन कितना तेज है। ये तो नहीं हो सकती कि इन मेटल का स्ट्रिप लेके इनके अपने आयन में डिप करें, पॉसिबल नहीं है। केमिकल अटैक हो सकता है। जो आयरन है इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, आयरन जो है उसको जंग बहुत जल्दी लग जाता है, आप लोगों को पता है। उसको प्योर फॉर्म में हम हासिल नहीं कर सकते। तो पहली शर्त तो ये है किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करने की, वो मेटल जो है वो खुद प्योर फॉर्म में हो। आयरन जो है वो कहीं भी से मिलेगा, उसमें आयरन ऑक्साइड के ट्रेसेस जो है वो जरूर होंगे, तो इस वजह से इसको भी यूज नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ और मेटल हैं जो हीट और एक्सपोजर टू एयर जो है, उसमें हम किसी मेटल को हम एक्सपोज नहीं कर सकते एयर को। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हीट और एक्सपोजर टू एयर होगा, वो फौरन से ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और उनको जंग लग जाएगा। आयरन उनमें से एक है, ये मेटल उनमें से एक है। इनको एयर को एक्सपोज करें तो फौरन इनके ऑक्साइड बन जाते हैं। तो जाहिर है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम तो हर वक्त होता है लेबोरेटरी के अंदर, एयर को भी एक्सपोज होता है, टेम्परेचर चेंजेस भी हम स्टडी करते हैं। इस वजह से कुछ मेटल इस वजह से यूज नहीं करते। और कुछ मेटल जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो कंट्रोल नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है चेंजेस आती रहती हैं। और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। एक अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एक अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी पोटेंशियल जो है वो टाइम और टेम्परेचर के साथ स्टेबल हो। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी पोटेंशियल जो है हम जीरो कंसीडर करते हैं। टाइम जितना मर्जी टाइम यूज करें, टेम्परेचर कुछ भी हो, तो ये स्टेबल। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की अच्छा फीचर ये है कि वन विद नॉन स्टेबल पोटेंशियल ओवर टाइम एंड टेम्परेचर। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, ये स्टेबल ज्यादा देर के लिए स्टेबल हो। उसके बाद जब हम एक मेजरमेंट कर लें, फौरन से अपनी असल हालत में वो वापस आ जाए। ये ना हो कि एक मेजरमेंट करने के बाद उसमें जो हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं
वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, और कंसंट्रेशन चेंज होने से जो है वो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, आगे हम जाके देखने वाले हैं। उसके बाद नंस्ट इक्वेशन फॉलो करेगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। स्टेबल पोटेंशियल होनी चाहिए टाइम और टेम्परेचर के साथ, वो खुद स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद एक मेजरमेंट करने के बाद फौरन से अपनी ओरिजिनल हालत में वो रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद ये है कि वो नंस्ट इक्वेशन जो है उसको फॉलो करनी चाहिए। ये यहाँ पे पहली स्लाइड जो है ये इधर यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ चुके हैं हम, इसके बारे में नहीं बता रहा अब मैं। उसके बाद और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए यूज होता है वो है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, देखिए बिल्कुल पेन की तरह है, हम इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है दुनिया में, हर फील्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये जो है ये हम यूज करते हैं लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या। ये आप लोगों के पास एक प्लाटिनम वायर होती है, ये जो है ये प्लाटिनम वायर होती है, ये प्लाटिनम वायर आप लोगों के पास है जिसके ऊपर एक केबल सी चढ़ाई गई है। तो ये प्लाटिनम वायर होती है और यहाँ पे आप लोगों के पास लिक्विड मरकरी होता है। वो जो लिक्विड मरकरी है, ऊपर ये लिक्विड मरकरी है और नीचे मरकरी और Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट है, इन दोनों का मिक्सचर है, पेस्ट है। यानी लिक्विड मरकरी को मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड के अंदर डाला गया, इन दोनों का पेस्ट है। और उसमें थोड़ा सा KCl भी डाला हुआ है, KCl, और बाकी ये बाहर की जानब KCl का सोल्यूशन है। तो प्लाटिनम वायर जो है लिक्विड मरकरी के साथ कांटेक्ट में है, लिक्विड मरकरी जो है वो मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट के साथ जो है वो कांटेक्ट में है। यहाँ पे आगे ग्लास वूल रखी हुई है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है KCl का, यहाँ पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन KCl का। यहाँ भी ये बात आप लोगों को शो हो रही है कि यहाँ पे दरमियान में Hg और Hg2Cl2 का पेस्ट है, यहाँ पे ऊपर लिक्विड मरकरी है इसके, और नीचे यहाँ पे ये इसका पोरस प्लग है, यहाँ से आप लोग जो है बाहर की जानिब इसको शीशे की एक ट्यूब के अंदर डाला गया है। अब इस सेल की जो नोटेशन है वो क्या है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड हम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो ये Hg2Cl2 यूज हुआ है ना, ये वाला, इसको कैलोमल कहते हैं, इसका आम नाम जो है वो कैलोमल। और ये एक इम्पोर्टेंट बात, ये डाइमर के तौर पे जो है HgCl2 ये एक डाइमर के तौर पे इस्तेमाल होता है। HgCl2 एक डाइमर है, यहाँ Cl और यहाँ Cl, डाइमर HgCl2 एक डाइमर है, 2 यूनिट HgCl के 2 यूनिट हिस्सा लेते हैं, ये एक डाइमर है आप लोगों के पास। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को ये इरेज कर दूं दरमियान में ये लाइन, तो मैं डॉटेड लाइन लगा सकता हूँ। HgCl ये इसका एक डाइमर है। डाइमर मीन, डाई मीन 2, मर मीन यूनिट, जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले होते हैं। Hg2Cl2 की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड, इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड इसलिए कहते हैं। कैलोमल की वजह तो ये हो गई कि इसमें Hg2Cl2 यूज करते हैं। लफ्ज सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं KCl, चूंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज होता है, सैचुरेटेड KCl यूज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कैलोमल। सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि KCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज होता है। कैलोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मर्क्यूरियस क्लोराइड जो है, जिसको कैलोमल भी कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जो सैचुरेटेड KCl होता है, जब पोटाशियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते जाएं उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए और फिर मजीद वो डिजॉल्व ना हो, वो जो सोल्यूशन बनता है ना वो 4.5 मोलर होता है। 4.5 मोलर क्या होता है? आप केस के का जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन का 35 है, 39 और 35 इसको जरा ऐड करें, कितना बन गया? 39 और 35, 40 और 40 80 होता है, उसमें से 6 कम है, 64।
तो 64 ग्राम को 4.5 से 64 ग्राम, एक मोल में 64 ग्राम होंगे और 64 को 4.5 से आप लोग मल्टीप्लाई करें। लेट मी मल्टीप्लाई दिस ऑन माई कैलकुलेटर के 39 जमा 35.5 सॉरी 74.5 बनता है। 74.5 को 4.5 से ज़रब दी 335.25। इतने ग्राम इसके 1 लीटर में हल होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। 335.25 इतने ग्राम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 1 लीटर में इतने ग्राम डिजॉल्व हो सकते हैं KCl की, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है KCl। तो सैचुरेटेड कैलोमल कहने की वजह ये। अब इस सेल की जरा मैं नोटेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्लाटिनम वायर है, वो डिप है किसमें, Hg लिक्विड में, मरकरी लिक्विड में। और मरकरी लिक्विड किसके साथ कांटेक्ट में है, Hg2Cl2 के साथ कांटेक्ट में है। और Hg2Cl2 किसके साथ कांटेक्ट में है, पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। यहाँ KCl का सोल्यूशन है जो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये 4 मोलर है, में 4.5 मोलर होता है ये। तो ये देखें तरतीब से जरा चल रहे हैं। प्लाटिनम वायर इज इन कांटेक्ट विद मरकरी, मरकरी इज इन कांटेक्ट विद मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl। ये तो इस सेल की होगी कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसमें रिएक्शन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दोबारा ये लिखी है। प्लाटिनम मरकरी, प्लाटिनम जो है मरकरी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, मरकरी लिक्विड जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड जो है एक्वस KCl के साथ कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे जरा देखें कौन कौन सी चीजें हैं। प्लाटिनियम तो बिल्कुल इनर्ट है, ये तो इलेक्ट्रोड है। मरकरी, मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl। सबसे पहले हमने देखना है रिएक्शन एट एनोड। आपको पता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर सकती है, वो आपके पास मरकरी है। 2 मर्क्यूरस हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, हर मरकरी के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 2 एटमों में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो Hg के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ये जो 2Hg बना है ये 2 क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके Hg2Cl2 बनाता है। तो ऑक्सीडेशन कब होती है, जब इसको कॉपर आयन और कॉपर के सोल्यूशन के साथ इसको कांटेक्ट करें इसका। ये मैं आप लोगों को अभी दोबारा बता देता हूँ इस बात का मतलब क्या है। ये देखें जी आप लोग, यहाँ पे जो मरकरी मौजूद है Hg, जब इस SCE सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्या होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, यहाँ मौजूद जो मरकरी के एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यहाँ मौजूद मरकरी के 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब मरकरी के एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो मरकरी के 2 आयन बनेंगे, Hg+ और Hg+। मरकरी के यहाँ पे 2 आयन बने। अब हमने उन इलेक्ट्रॉनों को देखना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं और ये आयन कहाँ जाते हैं। ये आयन जो है ये यहाँ नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे पहले Hg2Cl2 पड़ा है। ये आयन यहाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे जो है जब यहाँ पे 2 आयन आ गए Hg+, तो नीचे से अब जाहिर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। इस पेस्ट के अंदर पहले Hg2Cl2 की तादाद बराबर थी, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से 2 क्लोराइड आयन ऊपर जाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोराइड आयन ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन ऊपर आ गए। ऊपर से जो मरकरी था, मरकरी के 2 एटमों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 मरकरी के आयन इधर आ गए। अब इसके अंदर जो है Hg2Cl2 बन गया है। 2 मरकरी हैं, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Hg+ बना, Hg+ बना, वो Hg+ यहाँ पे आ गए। 2 क्लोराइड आयन यहाँ पे आए क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ नीचे KCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन है। 2 क्लोराइड आयन यहाँ पे आ जाएंगे। जब क्लोराइड आयन यहाँ पे आएंगे, यहाँ बन जाएगा Hg2Cl2। और अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ वायर में से होते हुए वो चले जाते हैं दूसरे सेल की जानिब, दूसरा हाफ सेल। दूसरा हाफ सेल किस चीज का है, दूसरा हाफ सेल है कि कॉपर की जो स्ट्रिप है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है।
ये कॉपर की स्ट्रिप है, इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें भी काफी सारे कॉपर के आयन मौजूद हैं। अब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ आते हैं कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ये पड़ा है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे आपके पास है कॉपर आयन, यहाँ पे कॉपर आयन है। ये कॉपर आयन जो यहाँ पे बने हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कॉपर आयन जो यहाँ पे है वो ऊपर से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए, जिससे बन गए कॉपर के एटम। यहाँ पे आप लोगों के पास कॉपर के एटम बन गए। दो इलेक्ट्रॉन जो वहां से आए थे वो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन ने वो दो इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर एटम बन गए, जिससे ये कॉपर की पतरी के ऊपर कॉपर एटम डिपॉजिट होना शुरू हो गए और कॉपर की पतरी जो है वो यहाँ पे आप लोगों के पास बड़ी होती जाएगी। लेकिन बात यह है कि इसका काम तो था पोटेंशियल मेजर करना। तो दरमियान में यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो पोटेंशियल हमें बताता है, वो कितनी पोटेंशियल है वो बाद में बात करते हैं। मैंने बताना आप लोगों को ये है कि इस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन कब होती है, जब इसको कॉपर और कॉपर सल्फेट के सिस्टम से जोड़ते हैं, और एग्जैक्टली यही काम होता है जब इसको शी के साथ जोड़ते हैं सिस्टम को। शी के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो रिडक्शन होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो मरकरी के एटम पड़े हैं जिसमें से दो मरकरी के एटम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिससे Hg+ बना और यहाँ से दो क्लोराइड आयन है, तो Hg2Cl2 की मिकदार यहाँ पे बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये जो पेस्ट है ये एक्सपेंड कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब भी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी जो पेस्ट है ये एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, क्योंकि Hg2Cl2 की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो ये है, तो सबसे पहले पहचान करनी है कौन सी चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मरकरी, इसमें से मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मरकरी आयन बनते हैं। जो मरकरी आयन यहाँ पे बनते हैं वो Hg+, नीचे से क्लोराइड आयन ऊपर जाके उनके साथ जो है वो मिल जाते हैं, जिससे पेस्ट एक्सपैंड होना। तो जब इस पे ऑक्सीडेशन होती है तो पेस्ट जो है वो एक्सपैंड होता है। आगे जरा देखते हैं, और ऑक्सीडेशन होती कब है वो मैं आपको बता चुका, जब कॉपर सल्फेट सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये ओवरऑल क्यों, अब आपको पता चल गया कि अब आपको पता चल गया है कि वो जो दो मर्क्यूरस आयन बने हैं, दो क्लोराइड आयन नीचे से आते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में से, और इसके साथ मिलकर ये बन जाता है Hg2Cl2। और यहाँ पे इसकी जब नॉन इक्वेशन लगाते हैं, याद रखें ये आपके पास लिक्विड है, ये आपके पास सॉलिड है। अब इसके ऊपर आप लोग नॉन इक्वेशन लगाएं। नॉन इक्वेशन क्या होती है, नॉन इक्वेशन आप लोगों के पास होती है कि सेल की जो पोटेंशियल है नॉन इक्वेशन आपके पास होती है कि जो सेल की पोटेंशियल है आप लोगों के पास वो इक्वल होगी यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ -2.303 RT और NF। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इनको तो काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लें। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो ये चीज है Hg2Cl2, ये ऊपर आ गया, प्रोडक्ट ऊपर आते हैं डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट है। और आपको पता है जो ये जो मरकरी है ये तो लिक्विड है, जब प्योर लिक्विड होता है उसकी जो एक्टिविटी है 1 होती है, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बाकी आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे अब ये क्या लग रहा है, ये जो सेल बना है उसकी पोटेंशियल क्लोराइड आयन पे डिपेंड करती है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसकी पोटेंशियल। अब चूंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज किया है, उसमें से थोड़े बहुत क्लोराइड आयन निकल भी जाए तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से जो भी ये पोटेंशियल मेजर करेगा, चूंकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चूंकि चेंज नहीं होगी, इसलिए सेल की पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। याद रखें, मैंने जब आप लोगों को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की करैक्टरिस्टिक गिनवाई है, उनमें से करैक्टरिस्टिक ये थी कि एक दफा मेजरमेंट करने के बाद ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। तो जाहिर है इसकी पोटेंशियल जो है और स्टेबल पोटेंशियल हो, इसकी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे।
और हमने पोटाशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज किया है। अगर एक दो क्लोराइड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन में से निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है जो मर्क्यूरी, ये जो सेल है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये जो सेल है इसका पोटेंशियल एक लॉन्ग रेंज तक इसका पोटेंशियल जो है वो आप लोगों के पास स्टेबल रहता है। इसका पोटेंशियल लॉन्ग रेंज तक आप लोगों के पास जो है वो स्टेबल रहता है। इस वजह से ये जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एक अच्छा इलेक्ट्रोड समझा जाता है, क्योंकि सिर्फ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे इसका पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज करने की वजह से क्लोराइड आयन जो है वो उनमें इतनी खातिर खा चेंज नहीं आती। उसके बाद कैथोड, जब ये कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, रिएक्शन एज कैथोड होना चाहिए, एट कैथोड नहीं, कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, तो फिर क्या होता है मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता हूं। कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा। तो आप लोग याद रखें, जब ये कैथोड के तौर पे एक्ट करता है तो जाहिर है अब इसमें से बड़ी आसानी से फैसला हम कर सकते हैं कि कौन सी चीजें इसमें से इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, क्योंकि कैथोड जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये Hg है, उसके बाद Hg2Cl2, हम उसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि HgCl है दरअसल ना, Hg लिख सकते हैं, Cl-1 है, ये है। अब इनमें से कौन सी चीज जो इलेक्ट्रॉन ले सकती है वो आपके पास, और यहाँ पे पोटाशियम आयन भी है, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर है। यहाँ पे आपके पास Hg+1 ही है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास Hg+, क्योंकि आपके पास यहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड आयनिक फॉर्म में मौजूद है, Hg+, यहाँ आप लोगों के पास Hg+ ये है। और आपको पता है इनके साथ एक क्लोराइड आयन इसके साथ अटैच है, एक क्लोराइड आयन इसके साथ अटैच है। यहाँ पे इस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसके ऊपर रिडक्शन कब होती है। जब यहाँ पे एक सिस्टम की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जब यहाँ पे आप लोगों के पास जिंक की पतरी जिंक सल्फेट में डिप हुई हुई, ये जिंक की पतरी है, वो जिंक सल्फेट में जब डिप हुई हुई हो, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जब जिंक की पतरी डिप हुई हो, तो तब यहाँ ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये जिंक की पतरी जो करोड़ों की तादाद में जिंक के एटम से मिलकर बनी है, ये जिंक के एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन इनमें से लूज करते हैं। जिंक के एटम, जब जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हमारे पास बन जाता है जिंक आयन, हमारे पास जिंक आयन बनता है। वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पतरी के ऊपर रह गए और जिंक आयन जो है वो इधर नीचे आ गए। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किए इन्होंने वो यहाँ पतरी में से होते होते यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में से गुजर के प्लाटिनम की वायर में से होके यहाँ पे आ गए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लाटिनम की वायर के ऊपर आ गए। तो अब यहाँ से मरकरी के आयन जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मरकरी के एटम बन जाएंगे और लिक्विड मरकरी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मरकरी मौजूद है तो मरकरी के वो आयन जाके इलेक्ट्रॉन लेके लिक्विड मरकरी बन जाएंगे, वो इस जगह पे मौजूद रहेंगे। और अब चूंकि यहाँ से मर्क्यूरस आयन ऊपर चले गए हैं तो अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा पेस्ट में, तो ये क्लोराइड आयन यहाँ फ्लो करके नीचे सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, क्लोराइड आयन। तो अब यहाँ पे ये है कि ये जो पेस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। पहले पेस्ट की ये ज्यादा मौजूद है, अब ये इसकी जब इसके ऊपर रिडक्शन होती जाएगी, सिल्वर मर्क्यूरस आयन यहाँ से निकलते जाएंगे, मर्क्यूरस आयन यहाँ से निकलते जाएंगे, तो मर्क्यूरस आयन के निकलने की वजह से और क्लोराइड आयन नीचे आते जाएंगे, पेस्ट जो है वो सुखड़ता जाएगा। और इसके ऊपर रिडक्शन कब होती है वो मैं आप लोगों को भी बता चुका हूँ। ये देखें जी आप लोग, तो क्या होता है जो मरकरी वहां पे मौजूद है पेस्ट में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 मरकरी बने, और ये ओवरऑल क्या है रिएक्शन, वहां पे तो Hg2Cl2 मौजूद है ना सिर्फ Hg मौजूद नहीं है, Hg2Cl2, इसमें से Hg2 मौजूद है वो Hg+ की फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन लेके Hg बन जाता है, 7 क्लोराइड आयन। ये आप लोगों के पास सॉलिड है और Hg आप लोगों के पास लिक्विड है। आप इसके ऊपर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएं आप लोग, तो प्रोडक्ट ऊपर होंगे, रिएक्टेंट नीचे होंगे, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा है, ये लिक्विड होगा।
इसकी एक्टिविटी भी 1 है, जो प्योर लिक्विड है, ये प्योर सॉलिड, इसकी एक्टिविटी भी 1 है, बाकी है गई। तो यहाँ भी ये शो हो रहा है कि जो सेल की जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो सेल की पोटेंशियल चेंज होती जाएगी, लेकिन चूंकि क्लोराइड आयन का सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज किया है क्लोराइड आयन का सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज किया है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के पास क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगी तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, ऑक्सीडेशन के केस में मरकरी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन के केस में क्या होता है, जो आप लोगों के पास मर्क्यूरस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसकी अपनी पोटेंशियल ये होती है 0.242 वोल्ट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सैचुरेटेड सोल्यूशन यूज करते हैं इसे कहते हैं सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू ये है। ये वैल्यू कैसे निकाली गई है, ये तो बजाते खुद रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो फिर ये वाली वैल्यू कैसे निकाली गई है? इसकी ये वाली वैल्यू जो निकाली गई है, इसको कनेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। जब इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका अपना पोटेंशियल 0 है उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल ये बनता है 0.242 वोल्ट। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात ये है, सपोज आप लोगों के पास आपको पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन क्या होती है, जिंक आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जिंक में चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू जो टेबल में दी गई है वो -0.76 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू शी, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू ये। अब अगर इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के हिसाब से, यानी हम वो पूरे का पूरा टेबल जो है जो हमने हाइड्रोजन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया है, वो सारे का सारा टेबल हम लोग शी की बुनियाद पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हर मेटल को उसके अपने अंदर आयन के अंदर डिप करके उसके साथ जोड़ते जाएं सिस्टम से। मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया और फिर उसको सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, दरमियान में पोटेंशियल स्टेट लगा के। जब वो आप लोग जोड़ेंगे तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, तो आप लोग एक टेबल बना सकते हैं तमाम एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज का, और साथ लिखेंगे these reduction potential are calculated by using saturated calomel electrode as reference electrode। एक टेबल आप लोग इस तरह बना सकते हैं। लेकिन टेबल बनाए बगैर अगर आप लोग कैलकुलेशन करके बनाना चाहते हैं, उसका तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालें, एक साइड पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से पोटेंशियल लिखी हुई है, और दूसरी साइड पे आप लिखें कि पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। जो शी की वैल्यूज हैं उनमें 0.242 वोल्ट ऐड करते हैं। अब फर्ज के जिंक आयन की ये जो वैल्यू है ये शी के हिसाब से है। अगर इसको आप लोगों ने फाइंड करना है उसके हिसाब से सैचुरेटेड कैलोमल के इलेक्ट्रोड के हिसाब से कि जिंक आयन और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू ऐड कर दें 0.242 वोल्ट, इसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर दें तो आप लोगों के पास आ जाएगी जिंक आयन की। तो इस तरह पूरा एक टेबल जो है आप लोग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पूरा टेबल। पूरा टेबल आप लोग इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह चूंकि यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है इसका पोटेंशियल। अगर KCl1 नॉर्मल यूज करें या 1 मोलर यूज करें तो उसका पोटेंशियल ये होता है 0.268 वोल्ट। जब इसको शी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू निकलती है, और जब इसको 0.1 नॉर्मल KCl के साथ 0.1 नॉर्मल, इसको कहते हैं डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, क्योंकि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है वोल्टेज, ये लिखा हुआ है। तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज करके एक में सैचुरेटेड यूज किया है, सैचुरेटेड कितना होता है 4.5 मोलर, ये कितना होता है 1 मोलर, ये कितना होता है 0.1 मोलर। नॉर्मल और मोलर इस केस में 1 नॉर्मल 1 मोलर की इक्वल ही है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो वोल्टेज है वो चेंज होती रहती है। ये
If we want to write reduction potential of a half cell determined with respect to saturated calomel electrode in terms of She, we will add 0.242 volt reduction potential value already determined with respect to She. ये आप लोगों के पास है जो She के हिसाब से पहले वैल्यूज आप लोगों ने की हैं, तो वो उसके हिसाब से जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाँ, ये सारी की सारी वैल्यूज जो आपके पास दी गई हैं ये आपके पास शी के हिसाब से हैं। अगर आप इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को लिखना चाहते हैं सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के हिसाब से, तो इन तमाम वैल्यूज में देखिए ये जैसे जिंक की है -0.76 वोल्ट, इन तमाम में आप लोग 0.242 ऐड करते जाएं, वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के हिसाब से वैल्यूज जो है आप लोगों के पास आ जाएंगी। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के हिसाब से वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।